हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूं आपकी कक्षा 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 लेकर। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया है तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एसआई पद्धति के मात्रक पढ़े थे, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते थे। तो बच्चों, एसआई पद्धति की जो 7 मूल राशियां होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां होती है वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां होती है, और उनके मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आइए अब व्युत्पन्न मात्रक हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अब हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हम एक सेक्शन में भौतिक राशि लिखेंगे, उसका अन्य राशि से संबंध और उसका मात्रक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक है बच्चों, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बच्चों, लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका मात्रक बच्चों। फिर उसके बाद बात करते हैं हम आयतन की। किसी वस्तु का आयतन क्या होता है बच्चों? वह वस्तु स्पेस में जितना जगह घेरती है, या यूं कह दो कि हमारे वातावरण में जितनी वायु को रिप्लेस कर देती है, उसे हम कहते हैं उसका आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। तो इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा मीटर क्यूब या घन मीटर। इसको हम कहते हैं घन मीटर, इसको हम कहते हैं वर्ग मीटर, इंग्लिश में स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, घन मीटर। तो बच्चों, थर्ड बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, D इक्वल टू एम अपॉन वी। एम होता है द्रव्यमान, वी होता है आयतन। मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों, यहां से मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। जब भी कभी भी आप इस तरीके का फॉर्मूला आपको पता हो तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे घनत्व की डेफिनेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इस v को 1 रख दूंगा। अगर v को 1 रख दूंगा तो d बराबर m हो जाएगा। अगर v को 1 रख दूंगा तो d बराबर m हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। जब भी आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाओ तो नीचे वाली चीज को आप क्या कर दो, इकाई रख दो, एक रख दो। तो क्या कहेंगे? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यहां से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। चलो, डेफिनेशन बनाना हमने सीख लिया। अब इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक बच्चों ऊपर है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और नीचे है आयतन, तो आयतन का अभी अभी हमने देखा वो होता है मीटर क्यूब। इसको कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर की घात -3। इसको बच्चों हम इंग्लिश में पढ़ते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हिंदी में पढ़ते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर। इस तरीके से मैं इनको अलग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चों, बात करते हैं हम नेक्स्ट चाल की। ठीक है, और चाल का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों बचपन से ही, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो इसकी भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगी? तो इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं बच्चों, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में, नीचे वाली चीज को इकाई रख दो, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। डेफिनेशन बन गया आराम से। दूरी को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? दूरी को हम मेजर करते हैं मीटर में, समय को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख देंगे मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम वेग की। वेग का फॉर्मूला होता है बच्चों विस्थापन बटे समय।
ठीक है, आगे के लेक्चर में अब जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि चाल और वेग में ज्यादा फर्क नहीं होता। चाल एक अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है, क्योंकि चाल में हम दूरी को कंसीडर करते हैं जो कि अदिश राशि है, और वेग में हम विस्थापन को कंसीडर करते हैं जो कि एक सदिश राशि है। बाकी दूरी को और विस्थापन को मीटर में ही मेजर करते हैं, तो इनका जो मात्रक होगा वो सेम ही होगा। विस्थापन को मीटर में, समय को सेकंड में मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं हम त्वरण की, और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बच्चों? इसकी परिभाषा बन जाएगी इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। इकाई समय में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। देखो फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बनाना सीख लिया। चलो इसका मात्रक लिखेंगे अब। मात्रक वेग में परिवर्तन मतलब कोई ना कोई वेग ही होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो वो वेग ही होगा, तो उसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड, और एक समय नीचे ऑलरेडी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो ms-2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा त्वरण का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बल की। ठीक है बच्चों, एक और बात कि ये त्वरण कोई सा भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, नॉर्मल त्वरण हो, मंदन हो, सबका मात्रक यही होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सभी का मात्रक यही होगा। अब बल की बात करते हैं तो बल होता है बच्चों F इक्वल टू एम ए, ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैं क्या लिख दूं? बल का जो सूत्र है वो क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बच्चों द्रव्यमान का जो फॉर्मूला है, द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक है, ये सारे के सारे जो मात्रक हैं वो कौन से मात्रक हैं बच्चों? ऐसा ही मात्रक। तो बल का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज अज्यूम करो, मान लो 2 इकाई के फोर्सेस हैं, 5 इकाई का और 2 इकाई का, तो आप क्या बोलोगे उसको? 5 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बल और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बल। इस तरीके से प्रोनाउंस करने में आपको काफी तकलीफ आती है, तो उस समस्या के निवारण के लिए इसको पूरे को हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूटन। इसको कहते हैं न्यूटन। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है बल का? बल का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, जिसकी वैल्यू होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हम इस तरीके से बल का मात्रक निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मात्रक है न्यूटन, वो सारे प्रकार के बल है। वो बल चाहे विद्युत बल हो, चुंबकीय बल हो, गुरुत्वीय बल हो, कोई सा भी बल हो, वांडरवाल फोर्स हो, कोई सा भी बल होगा, सारे बलों का मात्रक न्यूटन ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो बच्चों बात करते हैं हम कार्य की और ऊर्जा की। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है बच्चों, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा निकालते हैं किसी चीज की, वो कोई ना कोई किया गया कार्य ही होगा या कार्य करने की क्षमता होगी। देखो बच्चों, अगर मान लो मुझे किसी की एनर्जी देखनी है, किसी के अंदर ऊर्जा देखनी है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, तो मैं क्या करूंगा? उससे काम कराऊंगा। वो जितना ज्यादा काम कर पाएगा उतनी ही उसके अंदर एनर्जी होगी। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो एनर्जी होती है और कार्य होता है, इनके अंदर रिलेशन होता है। कार्य ही ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कार्य और ऊर्जा के। तो कार्य और ऊर्जा क्या होता है? मैं कार्य का फॉर्मूला मुझे पता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखो बच्चों, बल का मात्रक अभी भी अपन ने निकाला था न्यूटन, और विस्थापन कितना हो जाएगा? मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। देखो यहां पर भी कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे मान लो मुझे कार्य की इकाइयां हैं, 2 कार्यों को जोड़ना है कि इतने इकाई का, 5 इकाई का और 2 इकाई का, तो मैं क्या कहूंगा? 5 न्यूटन इंटू मीटर और 2 न्यूटन इंटू मीटर। देखो दिक्कत आती है थोड़ी सी, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? इसको भी इन्होंने आसान करके जूल, एक साइंटिस्ट थे उनके नाम से मात्रक बना दिया, तो हमारा न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोल दिया? जूल बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलते हैं? कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
तो बच्चों बात करते हैं हम शक्ति की। शक्ति का फॉर्मूला होता है बच्चों कार्य अपॉन समय। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कार्य बटे समय। तो इसकी परिभाषा अगर बनानी हो तो हम क्या लिख सकते हैं? नीचे वाली क्वांटिटी को रख दो इकाई, तो क्या हो जाएगा? इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो ये हमारा शक्ति की परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक होता है सेकंड, जूल प्रति सेकंड। लेकिन इसको भी बोलने में दिक्कत होती है बच्चों, इसलिए इसको भी हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एक साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉट का नाम सुना होगा, उनके नाम से इन्होंने क्या कर दिया? वोट इसका शक्ति का मात्रक बना दिया। ठीक है, वोट शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है जिसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 वोट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। अब बच्चों हम बात करेंगे दाब की, और दाब का फॉर्मूला होता है बच्चों बल अपॉन क्षेत्रफल। आपको याद होगा, और अगर याद नहीं हो तो कम से कम आप इन बेसिक फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, ताकि क्या हो कि आपको मात्रक और विमाएं निकालने में तकलीफ ना आए। बड़े फॉर्मूले आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको याद होते जाएंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप किसी का भी मात्रक इंस्टेंटली और विमा निकाल सकते हो इंस्टेंटली। आपको किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी का भी मात्रक इंस्टेंट निकाल सकते हो, किसी की विमा इंस्टेंट निकाल सकते हो। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है। और अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो मैं इसकी परिभाषा भी आराम से बता सकता हूं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। चलो, तो दाब की तो डेफिनेशन हो गई, इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। ऊपर आता है बल मतलब न्यूटन, बल का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या था? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या था बच्चों? मीटर स्क्वायर। इसीलिए मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूं ताकि आपको समझने में तकलीफ ना आए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। लेकिन ये भी बोलने में तकलीफ आती है, इसलिए इसको भी क्या कर दिया? एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उनके नाम पर इन्होंने पीए रख दिया। तो 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है बच्चों? पास्कल। इस तरीके से हम बहुत सारे बेसिक से फॉर्मूले बना सकते हैं, उनके मात्रक लिख सकते हैं। चलो एक का दो लिख लेते हैं। हमारे पास हो गया संवेग। संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का भी हमने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? संवेग का मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास होता है आवेग। आवेग होता है बच्चों बल इंटू समय। बल इंटू समय होता है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? आवेग का मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम बहुत सारे फॉर्मूले के मात्रक बना सकते हैं, उनकी विमाओं में भी हमको आसानी होगी। तो आप कम से कम इन बेसिक से जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं इनको आप याद कर लीजिए, और अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे ऐसे ही पद्धति में कुछ लगने वाले पूर्व लग्नों की, जो हमारे मात्रक के आगे लगते हैं और उनका कुछ मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं एक टेबल बना देता हूं। इधर मैं लिख देता हूं पूर्व लग्न, इधर मैं लिख देता हूं 10 की घात, और इधर मैं लिख देता हूं उनका संकेत। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं वो पूर्व लग्न। आपको याद करने हैं, आपको धीरे धीरे याद अपने आप हो जाएंगे, और बाकी आप अगर याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा टेरा, फिर मैं लिखूंगा गीगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा मेगा, फिर आता है किलो, हिंदी में उधर इंग्लिश में उधर। किलो के बाद आता है बच्चों हेक्टो, उसके बाद आता है डेका, फिर आता है डेसी, डेसी के बाद आता है सेंटी, उसके बाद आता है मिली, उसके बाद आता है माइक्रो,
उसके बाद आता है नैनो, और उसके बाद आता है पिको, PICO, पिको। ठीक है बच्चों, तो टेरा का मतलब होता है बच्चों 10 की घात 12, गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, हेक्टो का मतलब होता है 10 की घात 2, डेका का मतलब होता है 10 की घात 1, डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, और पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको इस तरीके से पूरा याद है कि टेरा बाई, जैसे टेरा का पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, सेंटी का कितना होता है, किलो का कितना होता है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आराम से लिख सकते हैं। अब इनके संकेत लिख लेते हैं। टेरा का जो होता है वो बच्चों का होता है कैपिटल टी, गीगा का होता है बच्चों कैपिटल जी, मेगा का कैपिटल एम, किलो का स्मॉल के, हेक्टो का स्मॉल एच, डेका का होता है बच्चों डी ए, और डेसी का होता है स्मॉल डी। ठीक है, इनमें फर्क होता है, डेका का होता है डी ए और डेसी का होता है स्मॉल डी। सेंटी का बच्चों होता है सी, मिली का बच्चों होता है स्मॉल एम, कैपिटल एम मेगा होता है और स्मॉल एम मिली होता है। माइक्रो को बच्चों हम इस तरीके से दिखाते हैं, माइक्रो को हम बच्चों म्यू के निशान से, इसको म्यू पे पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम पूर्व लग्न के रूप में पढ़ेंगे बच्चों तो म्यू पढ़ते हैं माइक्रो। नैनो, नैनो को स्मॉल एन और पिको को स्मॉल पी। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एसआई के पूर्व लग्न की बात करते हैं, एसआई के पूर्व लग्नों की बात करते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो मुझे कहीं लिखा हुआ हो कि सेंटीमीटर क्या होता है, तो बच्चों सेंटी का मतलब मुझे पता है, सेंटी का मतलब 10 की घात -2 होता है और मीटर हो जाएगा, यानी कि मैं सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को क्या कह सकता हूं, 10 की घात -2 मीटर। इसी तरीके से मुझे कोई कह दे कि 200 किलोबाइट, 200 किलोबाइट्स कितने होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 200 इंटू 10 की घात 3, किलो का मतलब क्या हो गया बच्चों, किलो का मतलब यहां से हो जाएगा 10 की घात 3 बाइट्स। ऐसे ही मुझे कोई कह दे कि 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, सॉरी कि आई लो 250 किलोमीटर अगर होगा तो वो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 250 इंटू 10 की घात 3 मीटर। किलो का मतलब पता लग गया हमको, तो इस तरीके से हम सारी चीजें पता लगा देंगे। अगर मान लो कोई कह दे कि 2 पिको कुलाम, 2 पिको कुलाम, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पिको का मतलब 10 की घात -12 हमने यहां से पढ़ लिया है, और ये आ जाएगा कुलाम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई कह दे 5 माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 5 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 10 की घात -6 मीटर। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं जिसमें हम कन्वर्जन का यूज करेंगे। MKS पद्धति में गुरुत्वीत्वरण यानी G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मान CGS में ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, MKS पद्धति में G का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे CGS में ज्ञात करनी है। अब आपको पता है MKS पद्धति में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसे ही CGS में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो मात्रक आ रहा है उसमें समय का मात्रक आ रहा है, तो वो तो सेम है दोनों के अंदर, सेकंड सेकंड, सिर्फ मीटर का, लंबाई का फर्क है। यहां मीटर है तो मुझे सेंटीमीटर की टर्म्स में लेके आना है मीटर को, तो हमको ये देखना है कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर,
अभी अभी हमने देखा था कि सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2। तो मैं सेंटी की जगह क्या लिख दूं बच्चों, 10 की घात -2 और मीटर को मीटर लिख देता हूं। एक सेंटी की जगह मैंने 10 की घात -2 लिख दिया और मीटर लिख दिया। अब यहां पर मुझे क्या करना है बच्चों, मीटर की जगह सेंटीमीटर रखना है, तो मुझे मीटर की टर्म्स में सेंटीमीटर को लाना, सेंटीमीटर की टर्म्स में मीटर को लाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस 10 की घात -2 को इधर लेके आ जाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा 1 मीटर बराबर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 की घात -2। ये 10 की घात -2 बच्चों ऊपर जाके प्लस की 2 बन जाएगी, तो हो जाएगा 10 की घात 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर की जगह हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मीटर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस मीटर की जगह मैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर रख सकता हूं, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8, और यहां पर हमने जो मीटर था 1 मीटर, उसकी जगह क्या रख दिया 10 की घात 2 सेंटीमीटर अपॉन हमारे पास क्या था सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर था ही। इस 10 की घात 2 को जब हम 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 100 है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट यहां से हट जाएगा, तो g की वैल्यू बन जाएगी 980 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या कर दिया बच्चों, g की जो वैल्यू थी m के एस में, उसको हमने क्या कर दिया CGS में कन्वर्ट कर दिया। देखो MKS में क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक था, CGS में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, और हमको वो पूर्वलग्न याद होने चाहिए।